देखो बच्चों, अभी तक हमारा जो फिजिक्स ऑफ मटेरियल का कोर्स है जिसमें सेकेंड यूनिट के अंदर हम जो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट है वो कर चुके हैं, क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट कर चुके हैं, और इससे पहले हमने क्या किया था, जो वाइब्रेशंस इन वन डायमेंशनल मोनोएटॉमिक एंड डायटोमिक डिस्कस किया था। ठीक है, इसके बाद हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है मैग्नेटिज्म का जो आपका पोर्शन है इस यूनिट के अंदर। ठीक है, तो आज हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो मैग्नेटिज्म है, ठीक है, मैग्नेटिज्म बेसिकली एक प्योर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है। जब पहले टाइम पे जब मैग्नेटिज्म को जब आज से 3-4 हजार साल पहले जब देखा गया था, तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इसको डिस्कवर किया गया था कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे थे जो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे, और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे थे जो मैग्नेट को क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो हमारे पास जो था क्या था, मैग्नेटिक मटेरियल था, क्या था, लोडस्टोन था। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट बोलते हैं। ठीक है, आज से 3000 साल पहले जिसकी खोज हुई थी। ठीक है, जिसका जो फॉर्मूला है हम किससे देते हैं, Fe3O4 से देते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म क्या है, बेस्ड ऑन प्योर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस है, on pure experimental observations। अब आज से 3-4 हजार साल पहले, ठीक है, आप इनिशियली लगा सकते हैं, इनिशियली बेस्ड ऑन प्योर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिज्म डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या चाहिए था, हमें एटॉमिक स्केल के ऊपर जाना था, यानी कि हमें क्वांटम थ्योरी की जरूरत थी और किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की जरूरत थी। लेकिन इतने साल पहले वो चीजें इतनी डेवलप नहीं थी, तो बेसिक जो मैग्नेटिज्म जब स्टार्टिंग में जब आया था तो वो प्योर एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट्स पे बेसिस था, जिसमें क्या था कि कोई ऑब्जेक्ट तो क्या था जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ या मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, और कोई ऑब्जेक्ट ऐसा था जो मैग्नेट से क्या हो रहा था, रिपेल हो रहा था, दूर जा रहा था। ठीक है, तो आज से लगभग 3000 years before जो मैग्नेटिक मटेरियल हमें मिला था वो क्या मिला था, लोडस्टोन। फर्स्ट मैग्नेटिक मटेरियल जो मिला था वो क्या था, लोडस्टोन था, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट। क्या बोलते हैं बच्चों, मैग्नेटाइट, व्हिच इज अ आयरन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, Fe3O, ये हमें मिला मैग्नेटाइट। ठीक है, इनिशियली ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व फिनोमेना, ठीक है ना। लेकिन जैसे 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 साइंस डेवलप हुई, फिजिक्स डेवलप हुई, हमारे पास क्वांटम थ्योरीज आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज आई, मैग्नेटिज्म को और गहराई से हम समझने लगे कि मैग्नेटिज्म आखिर किसी सब्सटेंस के अंदर आता क्यों है। ठीक है, फिर इसमें आगे पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो वो बेसिक टर्म्स हम पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले मैग्नेटिक इंडक्शन, या जिसको आप बोलते हो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या इससे पहले हमें पढ़ना चाहिए मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी का पढ़ना, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है क्या, ये एक्चुअल में वो अवेलेबल फील्ड है जिसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आता है, मैग्नेटिज्म आता है। यानी कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे, यानी कि आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैग्नेटाइज करते हो तो एक्चुअल में आप उसको कितनी फील्ड के अंदर रख रहे हो, वो आपका क्या कहलाता है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी कहलाता है। ठीक है, मानिए
कि हमारे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है इस तरीके से, ये एक करंट कैरिंग कॉइल है हमारे पास, जिसमें से इस डायरेक्शन के अंदर क्या पास हो रहा है, कोई आई करंट पास। ये हम सब पहले पढ़ चुके हैं कि करंट से हम किसको प्रोड्यूस करा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करा सकते हैं। करंट से किसको प्रोड्यूस करा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर इसमें से आई करंट जाता है और जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो n है। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आई करंट के कारण किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए जो ओरिजिनल मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी, इसको हम लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं h से, इससे लिखते हैं h से, हम इसको लिखते हैं। ठीक है, और वो क्या होगी, h का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, h n और इसकी यूनिट्स हमारे पास क्या होंगे, देखिए n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो n हमारे पास क्या है, टर्न पर यूनिट लेंथ, यानी कि मीटर। लेंथ को हम किसमें लिखेंगे, मीटर में लिखेंगे। करंट का यूनिट क्या है हमारे पास, एम्पियर। तो h की जो एसआई यूनिट है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी की जो एसआई यूनिट है हमारे पास क्या है, एम्पियर टर्न पर मीटर है हमारे पास। ठीक है, और ये मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी हमारे पास क्या है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी बेसिकली ये वो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है जो प्रेजेंट है किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दैट ओरिजिनल मैग्नेटिक इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय करंट I। ठीक है, H को हम क्या कह सकते हैं, ओरिजिनल मैग्नेटिक इंटेंसिटी produced by current I। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए, अब हमें क्या बताना था कि करंट में तो जो ओरिजिनल मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग, देखिए मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, किसी को मैग्नेटाइज करने के लिए जो इंटेंसिटी अवेलेबल है मैग्नेटिक फील्ड की, उसको हम क्या कह रहे हैं, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी कह रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब मान लीजिए ये करंट कैरिंग कॉइल हमने रख ली, ठीक है, और इस करंट कैरिंग कॉइल की वजह से क्या आई, कुछ मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी H आई हमारे पास। अब इस मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी की वजह से इस करंट कैरिंग कॉइल के अंदर जो भी मटेरियल रखा हुआ है उसके ऊपर इस मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी का जो इफेक्ट दिखेगा वो क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं कह रही हूँ कि इस करंट कैरिंग कॉइल के अंदर क्या है, निर्वात है, वैक्यूम है, तो इस करंट की वजह से मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी आई H, और इस मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी H ने वैक्यूम में कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया या कितनी मैग्नेटिक इंडक्शन लेके आई, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, B से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इस करंट की वजह से हमारे पास इस कॉइल के अंदर क्या जनरेट होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा बच्चों, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो हमारी सेकंड टर्म हम इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, B से, जिसको हम बिलोंग करते हैं, किससे बिलोंग करते हैं, B से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड इनसाइड द मटेरियल, वो मटेरियल वैक्यूम हो सकता
सकता है, यानी कि कोई मटेरियल है ही नहीं तो आप उसको क्या बोल देंगे, वैक्यूम बोल देंगे। अगर कोई मटेरियल है तो आप उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हम आगे देखेंगे कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती क्या है, ठीक है। तो बेसिकली एच क्या है कि कोई करंट आई तुमने अप्लाई किया है तो उसकी वजह से जो ओरिजिनल मैग्नेटाइजिंग, किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए जो ओरिजिनल मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है वो क्या है, एच है, जो म्यू नॉट सॉरी एच इज इक्वल टू एन आई, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, इस मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी की वजह से किसी मीडियम के अंदर या वैक्यूम के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है वो आपका क्या है, बी है, जिसको आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हो या मैग्नेटिक इंडक्शन भी आप कह देते हो। तो बी आपका क्या है, इट मेजर्स द एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड विद इन अ मटेरियल, ठीक है, कंसिडर्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इट मेजर्स द एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड produced inside a material, ठीक है। ये कैसी सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, आप इसमें क्या रखेंगे, B इज इक्वल टू म्यू एच। ये म्यू क्या है, म्यू हमारे पास है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल। अगर आप कोई मटेरियल नहीं ले रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, वैक्यूम। वैक्यूम में अगर आप इस रिलेशन को लिखना चाहेंगे तो क्या बनेगा आपका, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। ये म्यू नॉट क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ऑफ वैक्यूम। ये क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ दैट वैक्यूम, ठीक है। अब ये तो किसकी बात हुई, वैक्यूम की बात हुई। ये H क्या है, ये अपनी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है। अगर इसके अंदर आप कोई मटेरियल नहीं रख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट H। अगर मान लीजिए आपने इसके अंदर कोई भी मटेरियल रख दिया, यानी कि आपने अगर एक आयरन रॉड ली और उसके ऊपर करंट को फॉइल कराया, रोल कराया और फिर उसमें से आई करंट डाल रहे हैं तो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी आपकी वहां पे कितनी होगी, H होगी। लेकिन उस रॉड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो क्या होगा, B इज इक्वल टू म्यू एच। वहां पे म्यू नॉट की जगह कौन ले लेगा, म्यू ले लेगा, क्योंकि म्यू क्या है, किसी मटेरियल की परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, और म्यू नॉट क्या है, फ्री स्पेस या वैक्यूम की परमिएबिलिटी। H क्या है, ओरिजिनल मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय करंट। B क्या है, actual magnetic field developed in the material or developed in the vacuum due to the magnetizing intensity H। दोनों में रिलेशन क्या है, B is equal to mu H, और अगर वैक्यूम है तो B is equal to mu not H, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है मैग्नेटाइजेशन का। किसका कॉन्सेप्ट आ जाता है, मैग्नेटाइजेशन का, ठीक है। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लेना चाहते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटाइजेशन। अच्छा, बी की यूनिट बताना मैं भूल गई आपको। बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और देखिए मैग्नेटिक फील्ड बी की मैंने अभी बात की है। बी की यूनिट्स क्या है आपके पास, इसकी यूनिट्स है बेटा वेबर पर मीटर स्क्वायर, या इसकी यूनिट्स आप क्या कह सकते हो, टेस्ला, क्या कह सकते हो, टेस्ला। या और एक टेस्ला किसके बराबर होता है, 10⁴ गॉस के बराबर, ठीक है। ये क्या है, इसकी एसआई यूनिट्स है, और ये गॉस क्या है, इसकी सीजीएस यूनिट है। गॉस क्या है, इसकी सीजीएस यूनिट है बी, ठीक है। और बी
measures the concentration of magnetic field lines through material कि इसमें से किसी मटेरियल में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, वो किससे मेजर करेंगे हम? D से मेजर करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है अगला इसी के अंदर जो सब टॉपिक है वो है हमारा मैग्नेटाइजेशन। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? M से, या किसी बुक में इसको I से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन क्या है? इट मेजर्स द डिग्री up to which a substance can be magnetized. A substance can be magnetized. किस हद तक किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज किया जा सकता है, ये हमें कौन बताएगा? मैग्नेटाइजेशन बताएगा। ठीक है, और ये मैग्नेटाइजेशन बेटा किसकी वजह से आता है? ये मैग्नेटाइजेशन आता है किसी सब्सटेंस की एटॉमिक प्रॉपर्टीज की वजह से, यानी कि उसके एटम के अंदर हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स का, अब इलेक्ट्रॉन किस में रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन एटम के अबाउट एक किसमें ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ चार्ज है, और हमें पता है जब भी चार्ज इन मोशन होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? करंट प्रोड्यूस करता है। और यानी कि इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में घूम रहा है तो हम उसको क्या कह सकते हैं? कि वो एक करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करता है। और एक करंट कैरिंग लूप किसकी तरह बिहेव करता है? एक टाइनी डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, जिसका कुछ डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, और वो डाइपोल मोमेंट अंडर एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कुछ रिस्पॉन्ड करता है, जिसकी वजह से क्या आता है? मैग्नेटाइजेशन आ सकता है। ठीक है, ये मैग्नेटाइजेशन बेसिकली क्या है? नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन की यूनिट, मैग्नेटाइजेशन m को हम क्या लिख सकते हैं? नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होगी बेटा? एम्पियर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी? मीटर क्यूब। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन की यूनिट आपके पास क्या है? एम्पियर मीटर। मैग्नेटाइजेशन की यूनिट क्या है? एम्पियर मीटर। मैग्नेटाइजेशन क्या मेजर करता है? इट मेजर्स द डिग्री अप टू व्हिच अ सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड। फॉर्मूला क्या है इसका? नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, एम्पियर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। एसआई यूनिट्स क्या है इसकी? एम्पियर मीटर इसकी एसआई यूनिट्स है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जिसको हमने पहले फॉर्मूले के थ्रू हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं। सो इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम क्या है। कई तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि म्यू it is the relative increase or decrease, relative आंसर पढ़ लेगा, increase or decrease resultant magnetic field in the resultant magnetic field inside the material, inside a
मटेरियल जिसको हमने अभी अभी क्या कहा है, मटेरियल के इनसाइड जो डेवलप होगा मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, उसको हम कह रहे हैं इंडक्शन, उसको हम बी से देखेंगे। ठीक है, रिलेटेड टू या कंपेयर विद मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, कंपेयर विद मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी is mu is equal to b by h। तो क्या कह सकते हैं इसको, और देखो कि it measures the resistance of material, it measures the resistance of material against the formation of magnetic field, against the formation of magnetic field or it measures the extent to which magnetic field lines can penetrate through the material. It measures the extent to which magnetic field lines can penetrate through the material। ठीक है, इसकी यूनिट्स क्या है हमारे पास, यहां मैं लिख दे रही हूं न्यू की यूनिट्स क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 4 पाई into 10 raised to power -10 e by x। e को हम क्या बोलते हैं, वेबर में बोलते हैं W और h की b है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये h हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास एम्पियर टर्न पर मीटर। ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे, इसके लिए टाइम वेबर पर एम्पियर मीटर। ठीक है, किसकी यूनिट, न्यू की यूनिट है हमारे पास, और वैल्यू कितनी है इसकी 4 पाई into 10 raised to power -7। ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मेजर्स का इस फॉर्मूले से देखिए, ये बी आपके पास क्या है, बी वो मैग्नेटिक फील्ड है जो सब्सटेंस के अंदर दिखा, ये क्या है जो एक्चुअल में सब्सटेंस के ऊपर लगा था। ठीक है, तो इन दोनों का जो रेशियो है वो आपको क्या दे रहा है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी दे रहा है, यानी कि ये रेशियो आपको बता रहा है कि आपने ये रेशियो आपको बताएगा कि एक तरीके से ये बताएगा कि B और H में क्या रेशियो है। मान लीजिए आपने H को 10 यूनिट्स लगाया था, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको दिख रहा है वो 8 यूनिट्स दिख रहा है, तो वो रेशियो आपका कितना है 8/10 है। और वो चीज आपका क्या बता रही है, वो चीज आपकी बता रही है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कि रिलेटिव इंक्रीज और डिक्रीज इन बी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो सब्सटेंस के अंदर आया है उसमें क्या इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है रिलेटिव टू मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी H, ये हमें न्यू बताएगा। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरे टर्म्स में इसको क्या कह सकते हैं कि एक तरीके से भी क्या मेजर कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल मेजर कर रहा है अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कि आपने मैग्नेटिक फील्ड अगर 10 यूनिट का लगाया था और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप हुआ वो केवल 8 यूनिट का डेवलप हुआ, तो जो रेजिस्टेंस था 2 यूनिट के बराबर का जो रेजिस्टेंस था उसको हम किससे मेजर कर रहे हैं, म्यू से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, या आप इसको कैसे कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब देखिए बी को हमने क्या कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी जो आपकी मटेरियल के थ्रू जा सकती है। ठीक है, तो अगर मैं इनडायरेक्टली इसको कहूं कि ये चीज किससे रिलेटेड है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेटिंग थ्रू द मटेरियल, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मटेरियल को पेनिट्रेट करके जा सकती हैं उतना ही ज्यादा क्या होगा, बी होगा। और
चेंज होगा, म्यू उसी पे डिपेंड करेगा। जितना आप जितनी कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके पास थ्रू होंगी सेम एच के लिए, उतना ही म्यू क्या होगा आपका कम होगा। तो इस तरीके से ये तीनों डेफिनेशंस के इसी को रिलेट कर रही है, अलग अलग शब्दों में इनको लिखा होगा। ठीक है, ये क्या है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है, जिसको हम इसी म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर सॉरी यहाँ पे ये म्यू है और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की यूनिट्स क्या है हमारे पास, देखिए यूनिट्स इसकी है वेबर एम्पियर पर मीटर। ठीक है, यूनिट्स क्या है वेबर एम्पियर पर मीटर, और फ्री स्पेस की जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है जिसको हम म्यू नॉट बोलते हैं, म्यू नॉट क्या है फ्री स्पेस की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, जिसकी वैल्यू कितनी है 4 पाई × 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर। इस वैल्यू को आप याद रखिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे चलते हैं। देखिए आगे हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, गाय से डिनोट, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमारे पास क्या देते हैं बेटा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मेजर्स द ईज विद व्हिच अ मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड। ठीक है, इट मेजर्स द ईज कि कितनी आसानी से किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज किया जा सकता है। इट मेजर्स द ईज with which a substance can be magnetized, can be magnetized। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इसका फॉर्मूला है कार्ट इज इक्वल टू m/h। ठीक है, देखिए m क्या है, m है मैग्नेटाइजेशन। H को लगाने की वजह से किसी सब्सटेंस के अंदर कितना मैग्नेटाइजेशन आया है वो क्या है m है। ठीक है, तो जितना ज्यादा m होगा पर्टिकुलर H के लिए, मान लीजिए किसी सब्सटेंस के ऊपर आपने H को लगाया 10 यूनिट्स, ठीक है, और उसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन दिखा वो आपको 9 यूनिट्स का दिख गया, तो यानी कि उसको इजीली मैग्नेटाइज किया गया। और दूसरे सब्सटेंस के ऊपर आपने मैग्नेटिक फील्ड कितना लगाया 10 यूनिट्स भी लगाया, लेकिन उसके अंदर जो आपको मैग्नेटाइजेशन दिखा यानी कि डाइपोल नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो आपको दिखे, मैग्नेटिक डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम जो आपको दिखे वो मान लीजिए आपको दिखे 7 यूनिट्स। तो इसका मतलब क्या है कि सेम मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी लगाने की वजह से एक फील्ड में एक सब्सटेंस में ज्यादा मैग्नेटाइजेशन आ रहा है और एक सब्सटेंस में कम मैग्नेटाइजेशन आ रहा है, यानी कि एक तो इजीली मैग्नेटाइज हो रहा है और एक को मैग्नेटाइज करने में थोड़ी क्या हो रहा है, एक कम मैग्नेटाइज हो रहा है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या मेजर करती है, इट मेजर्स द ईज विद व्हिच a material can be magnetized, जिसको हम किससे लिखते हैं गाय से लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो H है ये क्या है बेसिकली आपका क्रॉस है। ठीक है, ये मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है, इसको आप क्या बोलते हो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। बेसिकली ये आपका क्रॉस है, कारण है, और इस कारण की वजह से आपको किसी सब्सटेंस के अंदर इफेक्ट क्या दिख रहा है, मैग्नेटाइजेशन का इफेक्ट दिख रहा है। इसका इफेक्ट दिख रहा है मैग्नेटाइजेशन का इफेक्ट। ये क्या है, ठीक है, ये क्या है मैग्नेटिक सिस्टम। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है बेटा ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस।
सब्सटेंस का मैग्नेटिक नेचर किस तरीके का, ठीक है। इसके बाद हम क्या कहेंगे कि ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्या है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है, और ये एक स्केलर है, क्या है, एक स्केलर है। स्केलर किसके लिए है, आइसोट्रोपिक, किसके लिए है बेटा, आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए। जनरली ये हम इसको क्या लेते हैं, एक स्केलर लेते हैं आइसोट्रोपिक, और जनरली ये क्या होता है, एक टेंशन, जनरली ये क्या होता है, टेंशन, ठीक है, ये बात आप याद रखिए, ठीक है। इसके बाद एक क्वांटिटी बचती है म्यू आर, यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको म्यू आर, रिलेटिव मैग्नेटिक परमियर, मैग्नेटिक परमियर, ठीक है, जिसको हम किससे लिखते हैं, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाय म्यू, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। म्यू क्या है, मीडियम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और म्यू नॉट क्या है, फ्री स्पेस की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, यानी कि म्यू आर क्या है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम कंपेयर विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम, ठीक है। और ये क्या है, डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस है और यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आज के लेक्चर में हमने अभी क्या डिस्कस किया है, बेसिक टर्म्स यूज्ड इन द मैग्नेटाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किसी सब्सटेंस को अगर मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी के अंदर रख दिया जाता है तो उसका रिस्पॉन्स किस तरीके का होता है हमारे पास, ठीक है।